हे गाइज, आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं बिहार दरोगा का 8वां सेट। इससे पहले हमने 60 सेट कर लिया है, जिसे आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। दोस्तों, थोड़ी बारिश हो रही है, इसलिए थोड़ी सी परेशानी है, थोड़ी सी आवाज में दिक्कत आ सकती है। आप लोग थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, स्लीप एपनिया एक भयंकर निद्रा दोष है जिसमें लोग, ऑप्शन दिया गया है और इसमें सही आंसर है, निद्रा में बार बार थोड़ी थोड़ी देर के लिए श्वास बाधित होता रहता है। दोस्तों, जो स्लीप एपनिया है इसमें श्वास थोड़ी थोड़ी देर पे बाधित होता रहता है। अगला प्रश्न है, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है। तो चलिए इसको सुमेलित करते हैं। विटीकल्चर, दोस्तों जो विटीकल्चर है यह अंगूर की खेती से जुड़ा हुआ है। उसके बाद से है वेजिकल्चर, दोस्तों जो वेजिकल्चर है यह वृक्षों की कृषि से जुड़ा हुआ है। पीसी कल्चर, दोस्तों मछली के उत्पादन से जुड़ा हुआ है। जबकि ओलेरी कल्चर जो है यह सब्जियों की खेती के लिए जुड़ा हुआ है। वृक्षों की कृषि को कहीं कहीं सिल्वी कल्चर भी लिखा जाता है, लेकिन इसमें वेजिकल्चर दिया हुआ है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? दोस्तों जो पादप हार्मोन है वो है साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन एक पादप हार्मोन है। इसके अलावा इंसुलिन, थायरोक्सिन, एस्ट्रोजन ये सभी मनुष्यों में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा एक तना है? दोस्तों इसमें हम लोग को तना देखना है, और जो हमारा अदरक है ये तना है। अदरक और जो हल्दी होती है ये भी तना है। सलजम एक जड़ है, गाजर एक जड़ है, शकरकंद यानी जो हमें कोन बोलते हैं वो भी एक जड़ ही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग रक्त कैंसर के उपचार में किया जाता है? दोस्तों रक्त कैंसर के उपचार में फास्फोरस 32 का उपयोग किया जाता है, जबकि जो थायराइड कैंसर होता है उसमें आयोडीन 131 का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, डेंगू बुखार में मानव शरीर में निम्नलिखित में से किसकी कमी हो जाती है? दोस्तों यदि किसी व्यक्ति को डेंगू बुखार होता है तो उस व्यक्ति में प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। अगला प्रश्न है, मनुष्य के अंगों में से कौन एक हानिकारक विकिरणों से सर्वाधिक सुप्रभाव्य है? दोस्तों जो हमारी आंखें हैं वो इतनी कोमल है कि हानिकारक विकिरणों को नहीं सह पाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे हंसाने वाली गैस कहा जाता है? दोस्तों हंसाने वाली गैस नाइट्रस ऑक्साइड को कहा जाता है। नाइट्रस, और इसमें नाइट्रिक ऑक्साइड दिया हुआ है, ये गलत है दोस्तों। नाइट्रस ऑक्साइड बी ऑप्शन में दिया गया है। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण का उपोत्पाद क्या है? फ्रेंड्स, प्रकाश संश्लेषण से हमें O2 मिलता है। O2 इसका उपोत्पाद है। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में होता है। अगला प्रश्न है, आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? आधुनिक रसायन शास्त्र के जनक लेबोजियर को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम EEG निम्न में से किसकी निगरानी के लिए उपयोग किया जाता है? दोस्तों इसका उपयोग मस्तिष्क के लिए किया जाता है। मस्तिष्क के लिए यह किया जाता है, और इससे अगर किसी व्यक्ति को इपिलेप्सिया बीमारी है यानी कि मिर्गी की बीमारी है तो इसकी भी जांच की जाती है। अगला प्रश्न है, दृश्य स्पेक्ट्रम के तरंग दैर्ध्य की सीमा कितनी है? फ्रेंड्स, दृश्य स्पेक्ट्रम के तरंग दैर्ध्य की सीमा 3900 से 7800 है, लेकिन ऑप्शन में यहाँ पे 7600 दिया गया है, तो हम लोग इसी ऑप्शन को लेकर के चलेंगे। अगला प्रश्न है, टूटी हुई हड्डियों की रक्षा के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस प्रयोग होता है, यह क्या है? दोस्तों यह एक जिप्सम है, और जिप्सम में पानी मिलाया जाता है तो ये जल्दी से जम जाता है। अगला प्रश्न है, टेफ्लॉन निम्नलिखित में से किस एकलक का बहुलक है? टेफ्लॉन टेट्रा फ्लोरोएथाइलीन का बहुलक है। टेफ्लॉन में खाना बनाया जाता है, बर्तनों में इसे उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, वनस्पति में पानी के स्थानांतरण के लिए कौन सी कोशिकाएं जिम्मेदार हैं? पानी के स्थानांतरण के लिए जाइलम कोशिकाएं। काष्ठ उत्तक इसे हिंदी में कहते हैं, जबकि यदि पत्तियों से द्वारा बनाए गए भोजन को पूरे पेड़ में फैलाने के लिए वाल्कल यानी कि फ्लोएम की आवश्यकता होती है। इसका हमारा सही आंसर है काष्ठ उत्तक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित घटनाओं को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। इसमें हम लोग को काल क्रम से व्यवस्थित करना है, तो पहला हो जाएगा हंटर आयोग। हंटर आयोग की स्थापना हुई थी दोस्तों 1882 में लॉर्ड रिपन के समय में,
सैंडलर आयोग की स्थापना हुई थी 1917 में। वुड डिस्पैच आया था 1854 में, जबकि सार्जेंट योजना आई थी 1944 में, आजादी से 3 साल पहले। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा हंटर आयोग। हंटर आयोग आया हमारा बाद में, यानी कि 1882 में। सैंडलर आयोग 1917 में। वुड डिस्पैच तो पहले हो जाएगा सी, उसके बाद से ए, उसके बाद से बी, सी ए बी डी, सी ए बी डी, हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, निम्न में से सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन से केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित है? दोस्तों उत्तर प्रदेश में स्थित कौन कौन से ये बताना है। तो पहला है कालीबंगा, कालीबंगा तो राजस्थान में है। लोथल, लोथल गुजरात में है। आलमगीरपुर और हुलास, ये दोनों उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। और इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा 3 और 4, ऑप्शन डी हो जाएगा 3 और 4। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने गांधी इरविन समझौते में महात्मा गांधी के लाभ को सांत्वना पुरस्कार कहा था? दोस्तों सांत्वना पुरस्कार इसको कहने का मतलब था कि इसमें लाभ ज्यादा नहीं मिला, और ये कहा था एलन कैंपबेल जॉनसन ने। इन्होंने गांधी जी की जीवनी भी लिखी हुई है। अगला प्रश्न है, देशेर कथा, देशेर कथा पुस्तक के लेखक कौन है? देशेर कथा पुस्तक के लेखक हैं सखाराम गणेश देवस्कर। अगला प्रश्न है, सती प्रथा को गैर कानूनी किसने घोषित किया? दोस्तों जो भारत में राजा राम मोहन राय थे, उनके प्रयास से सती प्रथा को 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा गैर कानूनी घोषित कर दिया गया 1829 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहमनी राज्य का संस्थापक कौन था? फ्रेंड्स बहमनी राज्य का संस्थापक अलाउद्दीन हसन था। इसे हसन गंगू भी कहा जाता था। अगला प्रश्न है, द्वैध शासन का जनक किसे माना जाता है? फ्रेंड्स द्वैध शासन का जनक सर लियोनस कार्टियस को माना जाता है, द्वैध शासन का जनक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे? ये जो आर डी बनर्जी, के एन दीक्षित, एम एस वत्स थे, ये सभी इससे जुड़े हुए थे, लेकिन पी ए स्मिथ जो थे ये जुड़े हुए नहीं थे। तो इसका सही आंसर है पी ए स्मिथ। अगला प्रश्न है, फराजी कौन थे? फराजी एक आंदोलन था, यह पहले तो शांति प्रिय था लेकिन बाद में यह हिंसक हो गया था। फराजी कौन थे? हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी थे फराजी। अगला प्रश्न है, बिहार के कौन से स्थान में गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह किया था? दोस्तों गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह बिहार में चंपारण में किया था 1917 में, तीन कठिया प्रथा के खिलाफ। तीन कठिया का अर्थ होता था 20 कट्ठा, यानी कि 1 बीघा में 3 कट्ठा पे नील की खेती करना आवश्यक था। अगला प्रश्न है, किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई? असहयोग आंदोलन दोस्तों 1920 में स्टार्ट हुआ था और 1922 में चौरी चौरा कांड हो गया, जिससे इन्होंने हिमालय जैसी भूल बताई, चौरी चौरा कांड को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पंक्तियों को किसने लिखा? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। दोस्तों ये राम प्रसाद बिस्मिल ने लिखा है। अगला प्रश्न है, गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? दोस्तों गुलाम वंश का प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक था। यह गुलाम था मोहम्मद गोरी का, इसलिए उस वंश का नाम गुलाम वंश या दास वंश रख दिया गया। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? इसने दक्षिण भारत में आक्रमण किया था, पहला शासक था, पहला सुल्तान था अलाउद्दीन खिलजी, जिसने दक्षिण पर आक्रमण किया और कुछ क्षेत्रों को विजित किया। उस समय रामचंद्र देव वहां के शासक थे। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया? दोस्तों असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू किया गया। अगला प्रश्न है, सुमेलित करना है, जगह है और जगह को सुमेलित करना है। दोस्तों जो बारदोली है, बारदोली गुजरात में है। चौरी चौरा नीचे है यूपी पे, और यरवदा है, यदि हम थोड़ा सा और नीचे चले तो हम लोग का काम हो जाएगा। बारदोली, दोस्तों जो बारदोली है यह है गुजरात में, चौरी चौरा उत्तर प्रदेश में, यरवदा जो जेल है दोस्तों ये है महाराष्ट्र में, और नोवाखली है पश्चिम बंगाल में। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व
सबसे प्रमुख संस्था कौन सी थी? दोस्तों राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व जो प्रसिद्ध संस्था थी वो थी इंडियन एसोसिएशन ऑफ कोलकाता, ये सबसे प्रमुख संस्था थी। अगला प्रश्न है मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक का लेखक कौन था? दोस्तों मुद्रा राक्षस विशाख दत्त की एक प्रसिद्ध पुस्तक है जिसमें मौर्य साम्राज्य के बारे में बताया गया है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित उद्योगपतियों में कौन से व्यक्ति लंबे समय तक AICC के खजांची रहे तथा 1930 में जेल भी गए? दोस्तों ये थे जमनालाल बजाज, ये खजांची थे और बाद में ये जेल भी गए हुए थे। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के प्रावधान निम्नलिखित में से किस राज्य में लागू होते हैं? दोस्तों ये त्रिपुरा में लागू होते हैं, मणिपुर में भी लागू होते हैं, लेकिन सिक्किम नागालैंड में लागू नहीं होते। निम्नलिखित में से कौन कीटों से प्राप्त नहीं होता? दोस्तों ऑप्शन से चलते हैं। रेशम कीटों से प्राप्त होता है, शहद कीटों से ही प्राप्त होता है, जो मधुमक्खी है वो भी एक कीट ही है। 3 जोड़ी पैर वाले जो जीव होते हैं उन्हें कीट के वर्ग में रखा जाता है। लाख भी कीटों से ही प्राप्त होता है, जबकि मोती जो है ये कीटों से प्राप्त नहीं होता, ये समुद्री जीवों से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है भारत की निम्नलिखित मिट्टियों में से कौन बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण निर्मित हुई है? दोस्तों जो लेटराइट मिट्टी है, नहीं, बेसाल्ट अपक्षय के कारण जो निर्मित हुई है वो दोस्तों रेगुर मिट्टी है। रेगुर मिट्टी को ही काली मिट्टी, चेरनोजम मिट्टी कहा जाता है और यह बेसाल्ट लावा के अपक्षय से निर्मित हुई है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित प्रजातीय वर्गों में से किससे उत्तरी अमेरिका के मूल निवासी संबंधित है? दोस्तों जो उत्तरी अमेरिका के लोग संबंधित है वो है मंगोलायड। मंगोलिया एक देश है चीन के बगल में, उसी से संबंधित है मंगोलायड से। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन भारत के प्राकृतिक बंदरगाह हैं? दोस्तों भारत के प्राकृतिक बंदरगाह इसमें से पता करना है। चेन्नई एक कृत्रिम बंदरगाह है। अगला है कोच्चि एक प्राकृतिक बंदरगाह है। तूतीकोरिन भी जो है यह मानव निर्मित है, जबकि विशाखापट्टनम प्राकृतिक बंदरगाह है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा कोच्चि और विशाखापट्टनम। 2 और 4 इसमें ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं। 2 और 4 ऑप्शन डी है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कहाँ विश्व का सबसे बड़ा प्रमाणिक तेल भंडार स्थित है? दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा प्राकृतिक तेल भंडार वेनेजुएला में स्थित है। वेनेजुएला दक्षिण अमेरिका में स्थित है। अगला प्रश्न है ड्राकेंस वर्ग पर्वत कहाँ स्थित है? दोस्तों यह दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा एक स्थलरुद्ध देश है? दोस्तों रोमानिया एक स्थलरुद्ध देश है और यह यूरोप में पड़ता है। अगला प्रश्न है करेवास मृत्तिका जो जाफरान केसर का एक स्थानीय प्रकार है के उत्पादन के लिए उपयोगी है, जो पाई जाती है। दोस्तों ये कश्मीर हिमालय में पाई जाती है और हम सभी जानते हैं कि केसर का सबसे ज्यादा उत्पादन कश्मीर में होता है। फ्रेंड्स हमारा सेट 100 प्रश्नों का है और यह ज्यादा बड़ा ना हो जाए इसलिए हम जल्दी प्रश्नों को पढ़ रहे हैं। अगला प्रश्न है संयुक्त राज्य अमेरिका का रस्ट बाउल निम्नलिखित में से किस प्रदेश से संबंधित है? दोस्तों ये संबंधित है पिट्सबर्ग से और पिट्सबर्ग हमारा ऑप्शन में डी में है पिट्सबर्ग। अगला प्रश्न है तमिलनाडु में सर्वाधिक सूती वस्त्र के कारखाने कहाँ पाए जाते हैं? दोस्तों जो तमिलनाडु है, तमिलनाडु में सबसे ज्यादा सूती वस्त्र का काम कोयम्बटूर में होता है। यहाँ धागा का काम सबसे ज्यादा होता है, इसी कारण से कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं? दोस्तों बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली जो नदी है गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, महानदी, कृष्णा तथा कावेरी, ये 6 की 6 नदियां गिरती हैं बंगाल की खाड़ी में, जबकि लूनी नदी तो कच्छ के रन में समाप्त हो जाती है। अगला है नर्मदा और ताप्ती, ये दोनों नदियां अरब सागर में गिरती हैं। नर्मदा और ताप्ती पश्चिम की दिशा में बहती हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा सौर मंडल का भाग नहीं है? दोस्तों क्षुद्र ग्रह यह भी सौर मंडल का भाग है, धूमकेतु भी सौर मंडल का भाग है, ग्रह भी सौर मंडल का भाग है, लेकिन निहारिका सौर मंडल का भाग नहीं है, क्योंकि निहारिका इतनी बड़ी होती है कि उसमें अनेकों सौर मंडल आ जाते हैं। अगला प्रश्न है दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन है? दोस्तों उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 21 जून को होता है, जबकि सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर को होता है। वैसे ही दक्षिणी गोलार्ध में 22 दिसंबर को बड़ा दिन होता है और 21 जून को छोटा दिन होता है।
ये दोनों का उल्टा है। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा 22 दिसंबर। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन यदि पूछे तो 22 दिसंबर, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन पूछे तो 21 जून, और यदि उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन पूछे तो 22 दिसंबर। अगला प्रश्न है, विश्व के विशाल वलित पर्वतों की रचना आज से लगभग कितने मिलियन वर्ष पूर्व हुई थी? दोस्तों, विश्व के जो विशाल वलित पर्वत हैं, जैसे कि हिमालय है, हिमालय भी एक वलित पर्वत ही है, ऐसे पर्वतों की रचना 30 मिलियन वर्ष पूर्व हुई थी। दोस्तों, 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं। अगला प्रश्न है, अफ्रीका की मूलभूत जनजाति पिग्मी किस नदी घाटी में पाई जाती है? दोस्तों, जो पिग्मी है यह कांगो नदी घाटी में पाई जाती है। कांगो नदी का एक और नाम है जायरे नदी, और ये एक देश भी है। कांगो और जायरे ये देश के भी नाम है और ये नदियों को भी नाम है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा खींचा जाता है। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा जो खींचा गया है यह प्रशांत महासागर से होकर के खींचा गया है। अगला प्रश्न है, संसार की छत किसे कहते हैं? दोस्तों, संसार की छत पामीर के पठार को कहा जाता है। पामीर के पठार को ही तिब्बत का पठार कहा जाता है। तिब्बत का पठार को ही पामीर का पठार कहा जाता है, और यह विश्व का सबसे ऊंचा पठार है, इसलिए इसे संसार की छत कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत अपनी आवश्यकता से अधिक उत्पादन करता है किस चीज का? पेट्रोल का तो करता नहीं है, अनाज का भी उतना नहीं कर पाता है क्योंकि चीन सबसे ज्यादा करता है, और पेट्रो रसायन का भी नहीं करता है। हम लोग निश्चित रूप से चाय के उत्पादन में अग्रणी हैं। हम लोग विश्व में चाय सबसे ज्यादा उत्पादन तो नहीं करते, लेकिन उपभोक्ता सबसे बड़े हैं। अगला प्रश्न है, भारत की जनसंख्या वृद्धि के संदर्भ में किस महीना को महान विभाजक वर्ष माना जाता है? दोस्तों, जब जनसंख्या घटती है तो उसे विभाजक माना जाता है। उसमें 1921 को महान विभाजक, जबकि 1951 को लघु विभाजक माना जाता है। अगला प्रश्न है, सरकारिया आयोग की संस्तुति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? दोस्तों, जो सरकारिया आयोग ने संस्तुति की वह की थी केंद्र और राज्य के संबंध के बारे में। केंद्र और राज्यों को संबंध को स्थापित करने के लिए सरकारिया आयोग का गठन किया गया था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में राज्यों का संघ की परिकल्पना को कहां से लिया गया है? दोस्तों, यह लिया गया है ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से। ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम ब्रिटिश शासन जब था अमेरिका में, वहां के अधिनियम से ये लिया गया है। अगला प्रश्न है, किसी जाति तथा जनजाति को अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति घोषित करने के लिए शक्ति संपन्न संवैधानिक प्राधिकारी कौन है? दोस्तों, किसी क्षेत्र को या फिर किसी जाति या जनजाति को जनजाति क्षेत्र या किसी जाति को जनजाति घोषित करने के लिए भारत के राष्ट्रपति ही प्राधिकारी हैं। इसमें संसद हस्तक्षेप नहीं करती है। अगला प्रश्न है, भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन कर सकता है? दोस्तों, मौलिक अधिकारों में संशोधन संसद कर सकती है, और संसद में 3 आते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिल करके संसद बनती है, यानी कि यदि ये तीनों लोग चाहेंगे तभी भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक भारत के संविधान का संघीय लक्षण नहीं है? दोस्तों, इसमें संघीय लक्षण नहीं है पूछ रहा है, हम लोग को ऑप्शन में देखना है। ए ऑप्शन है, केंद्र तथा राज्यों के बीच शक्ति का बंटवारा, ये सही है। पूर्ण रूप से लिखित संविधान, हमारा संविधान लिखा हुआ है और विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। दोहरी नागरिकता, दोस्तों हमारे देश में दोहरी नागरिकता नहीं है, और इसका सही आंसर है दोहरी नागरिकता। दोहरी नागरिकता हमारे देश में नहीं है, हमारे देश में एकल नागरिकता है। अमेरिका में दोहरी नागरिकता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अपने प्रधानमंत्रित्व काल में लोकसभा के सदस्य थे? दोस्तों, लोग लोकसभा के सदस्य या फिर राज्यसभा के सदस्य प्रधानमंत्री बनते हैं, तो जिसमें चंद्रशेखर जो थे ये लोकसभा के सदस्य थे। बाकी मनमोहन सिंह, आई.के. गुजराल और एच.डी. देवगौड़ा ये तीनों राज्यसभा के सदस्य थे। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद त्याग सकता है? दोस्तों, यदि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को अपना त्याग पत्र देना हो तो वह राष्ट्रपति को देगा। अगला प्रश्न है, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग गठित करने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? यह किया गया है 338 और 338 ए के तहत।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित योजना आयोग तथा राज्य सरकारों के बीच समन्वय का कार्य करता है। दोस्तों समन्वय का कार्य जो करता है वह है वित्त आयोग। योजना आयोग तथा राज्य सरकारों के बीच समन्वय का कार्य वित्त आयोग करता है। अगला प्रश्न है, राज्य विधानसभा में कोई भी विधेयक पुनर्स्थापित नहीं किया जा सकता वगैर। यह राज्य विधानसभा के बारे में बात हो रही है, इसलिए यहाँ पे राज्यपाल की भूमिका होगी और यहाँ पे राज्य के राज्यपाल की संस्तुति के बगैर कोई भी विधानसभा में विधेयक पुनर्स्थापित नहीं किया जा सकता। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस समिति में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता है। दोस्तों राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता है किस समिति में, यह होता है आकलन समिति में। आकलन समिति में किसी भी राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता है। अगला प्रश्न है, लोकसभा द्वारा विचारार्थ भेजे गए वित्त विधेयक को राज्यसभा अधिकतम कितने समय तक रोक करके रख सकती है। दोस्तों वह 14 दिनों तक रोक करके रख सकती है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है। दोस्तों जो सम्मिलित नहीं है वह है सूचना का अधिकार। सूचना का अधिकार राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान स्पष्टतः प्रेस की आजादी की व्यवस्था नहीं करता, किंतु यह आजादी अंतर्निहित है। अनुच्छेद 19(1)(a) में यह आजादी अंतर्निहित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भूमि रिकॉर्ड अधिकारी है। दोस्तों जो भूमि रिकॉर्ड अधिकारी होता है वह पटवारी कहलाता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति। इसको ऑप्शन से हम लोग प्रश्न को समझेंगे। संसद का हिस्सा नहीं होता, संसद का हिस्सा होता है, संसद का हिस्सा होता है और संसद में बैठता है। इसका सही आंसर है संसद का हिस्सा होता है, वह संसद में नहीं बैठता। संसद में तो उपराष्ट्रपति बैठते हैं, वो भी राज्यसभा में। अगला प्रश्न है, भारत का प्रधानमंत्री किसके प्रति जवाबदेह है। दोस्तों भारत का प्रधानमंत्री लोकसभा के प्रति जवाबदेह है। अगला प्रश्न है, एक एमपी की सीट को रिक्त घोषित किया जा सकता है यदि वह सदन से लगातार कितनी अवधि के लिए अनुपस्थित रहता है। दोस्तों यदि 60 दिन के लिए वो अनुपस्थित रहता है तो ऐसा माना जाता है कि अब उसकी सदस्यता को रद्द कर दिया जाएगा और इसका सही आंसर हो जाएगा 2 माह। अगला प्रश्न है, किस साल रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था। दोस्तों जो पहला रेगुलेटिंग एक्ट आया था वो आया था 1773 में, वारेन हेस्टिंग्स के समय में। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों की संघीय संसद राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है। दोस्तों इसका सही आंसर है अनुच्छेद 245। अगला प्रश्न है, ई बीज संबंधित है। ई बीज क्या है दोस्तों, ई बीज है सरकारी सेवाओं की पहुंच हेतु एकल प्लेटफॉर्म। सरकारी सेवाओं की पहुंच हेतु प्लेटफॉर्म जो है उसे कहा जाता है ई बीज। अगला प्रश्न है, मानव पूंजी में बढ़ता हुआ विनियोग अग्रसित करता है। मानव पूंजी में यह अग्रसित करता है संसाधनों का समुचित प्रयोग, ये भी सही है। उत्पादकता में वृद्धि, ये भी होता है। कुशलता में विकास भी होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, हरित क्रांति नई कृषि व्यूह रचना का परिणाम थी जो 20वीं सदी में प्रारंभ की गई। दोस्तों 20वीं सदी में प्रारंभ की गई थी 1967-68 के दौरान भारत में। तो ये सदी कौन सी हो गई, 20वीं, और दशक हो गया 7वें दशक के दौरान, क्योंकि 67 यानी कि 61 से लेकर के 70 के बीच में जो काम हुआ वो 7वां दशक कहलाएगा। अगला प्रश्न है, उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण की नई आर्थिक नीति घोषित की गई किस प्रधानमंत्री के समय में। दोस्तों 1991 में यह घोषित की गई थी। उस समय नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे और माननीय मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे। अगला प्रश्न है, स्वामित्व के आधार पर निम्नलिखित में से कौन एक अन्य से भिन्न है। दोस्तों जीवन बीमा निगम पॉलिसी, बैंक का सावधि जमा, किसान विकास पत्र। इसमें जिस व्यक्ति के नाम पे होता है वह नाम बदलता नहीं है, लेकिन कंपनी का जो ऋण पत्र है इसमें हम नाम को बदल सकते हैं, दूसरे को बेच सकते हैं, खरीद सकते हैं। तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा कंपनी का ऋण पत्र। ये अन्य तीनों से भिन्न है। अगला प्रश्न है, पूंजी बाजार से आशय है। दोस्तों पूंजी बाजार से आशय है शेयर बाजार से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा औद्योगिक आर्थिक गलियारा जापान के सहयोग से विकसित किया जा रहा है।
दोस्तों जो दिल्ली मुंबई आर्थिक गलियारा है इसे 2006 में ही सहमति बनी थी और यही जापान के सहयोग से विकसित किया जा रहा है। एक बालिका का परिचय कराते हुए मोहन ने कहा, इसकी माता मेरे सास की इकलौती बेटी है। मोहन का उस बालिका से क्या रिश्ता है? दोस्तों ये पिता का रिश्ता है। अगला प्रश्न है, ये एक रीजनिंग का प्रश्न था। इसमें बिहार दरोगा में पिछली बार तो एक भी मैथ के प्रश्न नहीं पूछे गए थे, लेकिन 2019 के एग्जाम में पीटी में भी कुछ प्रश्न पूछे गए थे। इसलिए ऐसा हो सकता है कि कुछ प्रश्न पूछे जाए 5-6 मैथ के, लेकिन यदि हम मैथ के क्वेश्चन लेते हैं उससे अच्छा है कि हमने इसमें 20 करंट अफेयर को रखा है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में ब्रिक्स के कृषि मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता किसने की? दोस्तों ब्रिक्स का जो कृषि मंत्रियों की बैठक हुई थी उसकी अध्यक्षता नरेंद्र सिंह तोमर ने की थी। ये एक भारत के केंद्रीय मंत्री हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मेरा काम मेरा मान योजना को मंजूरी दी है? मेरा काम मेरा मान, इस योजना को मंजूरी दी है पंजाब सरकार ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रपति ने सर्वोच्च न्यायालय में कितने महिलाओं सहित 9 न्यायाधीशों की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है? ये 3, 9 में से 3 महिलाएं हैं। अगला प्रश्न है, प्रति वर्ग मील में सबसे अधिक सीसीटीवी कैमरे लगाने के मामले में कौन सा शहर दुनिया में प्रथम स्थान पर पहुंच गया है? दोस्तों जो दिल्ली है यह प्रति वर्ग किलोमीटर में सबसे ज्यादा सीसीटीवी कैमरा लगाने वाला दुनिया का पहला शहर बन गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में दुनिया के सबसे ऊंचे ऑब्जर्वेशन व्हील एन दुबई कहां खोला गया है? दोस्तों दुबई देख करके ही हम लोग समझ सकते हैं कि ये यूएई में खोला गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में बीएसएफ के महानिदेशक कौन नियुक्त हुए हैं? दोस्तों हाल ही में बीएसएफ के महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं पंकज कुमार सिंह। पंकज कुमार सिंह को बीएसएफ का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य की 2 महिलाओं को शिल्प के विकास में उनके उत्कृष्ट योगदान मधुर फ्लोर मैट के निर्माण के राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार दिया गया है? यह पश्चिम बंगाल की हैं और इनको दिया गया है राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा सुजलम अभियान की शुरुआत की गई है? दोस्तों इसकी शुरुआत की गई है जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत किस देश के साथ काजिंद 21 संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास आयोजित करेगा? दोस्तों काजिंद से हम लोग अंदाज लगा सकते हैं कि इसे कजाकिस्तान के नाम पर ही रखा गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश में माउंट नीरागोंगा ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ? दोस्तों ये 2 महीने पहले की बात है, उसमें माउंट नीरागोंगा में विस्फोट हुआ। तो यह प्रश्न पूछे जाते हैं ज्वालामुखी से कि कहां पे है, तो इसका सही आंसर है कांगो गणराज्य। कांगो में माउंट नीरागोंगा स्थित है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत और किस देश ने कृषि में सहयोग के लिए 3 वर्ष के कार्यक्रम संबंधी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? दोस्तों ये समझौता किया गया है इजराइल के साथ। अगला प्रश्न है, 74वीं विश्व स्वास्थ्य सभा की अध्यक्षता किसने की है? ये की है डॉक्टर हर्षवर्धन ने। पहले डॉक्टर हर्षवर्धन भारत के स्वास्थ्य मंत्री थे। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने कोरोना महामारी के कारण प्रत्येक ट्रांसजेंडर को कितने रुपए की वित्तीय सहायता देने का फैसला किया है? यह किया गया है 1500 रुपए का प्रत्येक महीना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस फुटबॉल क्लब ने ला लीगा 2021 का खिताब अपने नाम किया? यह इसका आंसर सही है, एटलेटिको मैड्रिड ने इस खिताब को अपने नाम कर लिया है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय तिब्बत मुक्ति दिवस कब मनाया गया है? तिब्बत मुक्ति दिवस 23 मई को मनाया गया है। अगला प्रश्न है, सुंदरलाल बहुगुणा का हाल ही में निधन हो गया, वे कौन थे? दोस्तों सुंदरलाल बहुगुणा एक पर्यावरणविद थे। अगला प्रश्न है 99 नंबर, विश्व कछुआ दिवस कब मनाया जाता है? फ्रेंड्स विश्व कछुआ दिवस भी 23 मई को ही मनाया जाता है और 23 मई को ही अंतरराष्ट्रीय तिब्बत फ्रीडम डे मनाया जाता है। और 100वां प्रश्न है, लिविंग माउंटेन पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? दोस्तों लिविंग माउंटेन पुस्तक अमिताभ घोष के द्वारा लिखी गई है। भारत में साहित्य के पुरस्कार में जो साहित्य अकादमी पुरस्कार होता है ज्ञानपीठ,
ज्ञानपीठ का जो साहित्य के लिए पुरस्कार होता है वह एकमात्र अंग्रेजी लेखक को मिला है और वो है अमिताभ घोष, और इन्होंने ही लिविंग माउंटेन पुस्तक को लिखा है। तो यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। दोस्तों, यह सेट देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे हम और भी सेट लेकर के आएंगे जब तक एग्जाम नहीं आ जाता। वीडियो पूरी देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।